तो सबसे पहले नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और वो बेसिकली प्रोटीन क्लास के ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूरिया। द नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज यूरिया। Urea is the major excretory product of the protein metabolism. It is formed in the liver from amino groups and free ammonia generated during the protein catabolism. Okay. So previous अपने नॉलेज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं यहाँ पर। जो हमने लास्ट टॉपिक अपना कवर किया उसमें हमने बात की अमाइनो एसिड्स की और प्रोटीन्स की। ठीक है। हमने अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री में जब देखा तो हमने कहा जी अच्छा, अब जब प्रोटीन की बॉडी में डाइजेशन होगी तो क्या होगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास अमाइनो एसिड्स आएंगे। जब प्रोटीन को तोड़ा जाएगा उसमें से हमारे पास अमाइनो एसिड्स निकल आएंगे। अब अमाइनो एसिड्स में से जब अमाइनो एसिड्स की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो उनमें से जो अमाइनो ग्रुप होगा वो निकल जाएगा, उससे बन जाएगा अमोनिया। उस अमोनिया को या उस नाइट्रोजन को लेकर जाया जाएगा लेवर के पास और वहां पर यूरिया साइकिल में उसको यूटिलाइज करके उस नाइट्रोजन से हम क्या बना लेंगे, हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, यूरिया। सो प्रोटीन metabolism produces amino acids that can be oxidized to produce energy or stored as fat and glycogen. These processes release nitrogen, which is converted to urea and excreted as a waste product. Following synthesis in the liver, लिवर में प्रोडक्शन के बाद यूरिया इज कैरिड इन द ब्लड टू द किडनीज वेयर इट इज रेडियली फिल्टर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा बाय द ग्लोमेरुलस. Most of the urea in the glomerulus filtrate is excreted in the urine, although some urea is reabsorbed by the passive diffusion during passage of the filtrate through the renal tubules. So यहाँ पर आके बेसिक एक थोड़ी सी हमने एक जनरल केमिस्ट्री की बात की कि यूरिया जो है एक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है। इसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास बने अमाइनो एसिड्स। उन अमाइनो एसिड्स की जब बॉडी में ऑक्सीडेशन हुई, उनको उनसे हमने एनर्जी ली या उनको आगे फर्दर फैट या ग्लाइकोजन में स्टोर कर दिया, तो इन प्रोसेसेस में हमारे पास क्या हमें प्रोडक्ट मिला, नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन को हमने यूटिलाइज किया लिवर में इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो आया यूरिया। फिर वहां से यूरिया को हम लेकर गए किडनी में और वहां से उसकी करवाई फिल्ट्रेशन करवाई और उसको थ्रू यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया। क्लिनिकल एप्लीकेशंस, यूरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? मेजरमेंट ऑफ द यूरिया इज यूज्ड टू इवैल्यूएट रीनल फंक्शंस। बेसिकली रीनल फंक्शंस आपको पता है, जो आरएफटीज करवाए जाते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर दो चीजें देखी जाती हैं, यूरिया और क्रेटिनिन। सो बेसिकली यूरिया है इंपॉर्टेंट रीनल फंक्शंस को देखने के लिए कि वो यूरिया जो लिवर ने प्रोड्यूस किया वो जब किडनीज में आया तो किडनीज ने उनको कितनी एफिशिएंसी के साथ कितने अच्छे तरीके से उनकी फिल्ट्रेशन की और कितनी यूरिया को एक्सक्रीट किया बॉडी से। टू एक्सेस हाइड्रेशन स्टेटस, टू डिटरमिन नाइट्रोजन बैलेंस को देखने के लिए, टू एड इन द डायग्नोसिस ऑफ द रीनल डिजीज एंड टू वेरीफाई द एडिकेसी ऑफ द डायलिसिस। सो ये 5 मेन पॉइंट्स हैं आपके पास क्लिनिकल एप्लीकेशंस यूरिया की कि किन किन चीजों में हमारे पास यूरिया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स, कि अब हमने देखना है कि अब हम यूरिया को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन और प्रेफर्ड तरीका है यूरिया को मेजर करने का, हम सबसे पहले लेते हैं यूरिया और उसको डालते हैं वाटर में। और एक एंजाइम होता है यूरिएज। यूरिएज बेसिकली वो एंजाइम है जो कि यूरिया की ब्रेक डाउन करवाता है। ये एंजाइम ब्रेक डाउन करवाएगा यूरिया को अमोनिया माइन और बाइकार्बोनेट्स आइन में। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस अमोनिया माइन के साथ ऐड कर देंगे 2 ऑक्सोग्लूटारेट। ठीक है। तो और एंजाइम ऐड करेंगे जीएलडीएच, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ग्लूटामेट और वाटर। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है इसकी रिडक्शन होगी यहाँ पर जो रिड्यूस फॉर्म में, और एनएडीएच एच पॉजिटिव से ये कन्वर्ट हो जाएगा एनएडी पॉजिटिव में। फिर हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली 340 नैनोमीटर पर देखेंगे कि कितना एनएडीएच रिड्यूस चेंज हुआ है एनएडी पॉजिटिव। जितना ज्यादा एनएडीएच पॉजिटिव एनएडी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा हम कहेंगे उतने ज्यादा अमोनिया माइंस थे, और जितने ज्यादा अमोनिया माइंस इसका मतलब उतना ज्यादा यूरिया। सो बेसिकली हमारे पास जो मेजर करने के मेथड्स है वो कई ज्यादा है, लेकिन प्रेफर्ड मेथड जो है वो हमारे पास एंजाइमेटिक मेथड्स है। सो एंजाइमेटिक मेथड में जो पहला स्टेप है वो बिल्कुल सेम है। मेथड यूजेस अ सिमिलर फर्स्ट स्टेप कैटालाइज्ड बाय द यूरिएज। जब यूरिएज को हम यूरिया के ऊपर एक्ट करवाएंगे तो उसके नतीजे में देयर विल बी एंजाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया माइन। अब 2 3 4 तरीके हमारे पास और हैं जब हमने अमोनिया माइन बना दिया। तो पहला तरीका यह है कि हम जीएलडीएच कपल्ड एंजाइमेटिक, अब हम इससे अमोनियम के साथ 2 ऑक्सोग्लूटारेट को रिएक्ट करवाएं और हम एंजाइम डालें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज।
एज ए रिजल्ट NaDH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में, और फिर हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मेजर कर लें, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जो अमोनियम आयन हमारे पास पहले स्टेप में बना था, इसके साथ हम पीएच इंडिकेटर डाल दें, और जितना ज्यादा कलर चेंज आएगा उसके थ्रू उस कलर चेंज को मेजर करते हुए हम यूरिया की वैल्यू को फाइंड कर लें। तीसरा है कंडक्टोमेट्रिक मेथड। कंडक्टोमेट्रिक मेथड का मतलब है कि जब यूरिया कन्वर्ट हुआ अमोनियम और बाइकार्बोनेट्स में, जो आयंस बने उन आयंस की वजह से जो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले यूरिया अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था तो सोल्यूशन के अंदर ना कोई आयंस थे ना उसकी कंडक्टिविटी थी। जब हमने उसके ऊपर यूरियस को ऐड करवाया तो अमोनियम और बाइकार्बोनेट जब आयंस बन गए तो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी हम उसकी कंडक्टिविटी के अंदर जो इंक्रीज होगा उसको मेजर करेंगे, और उसको मेजर करके हम यूरिया को की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अदर मेथड्स हैं आइसोटोपिक डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये बेसिकली एक नेक्स्ट स्टेप है, इसके टेक्निक है, इसके अंदर कोई हमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रख लें। आइसोटोप डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसके अंदर क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंट्स फॉलोइंग आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के बाद जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, फिर उनकी क्वांटिफिकेशन की जाती है यूजिंग आइसोटोपिकली लेबल्ड कंपाउंड्स। प्रपोज रेफरेंस मेथड्स, तो बेसिकली ये रिसर्च मेथड्स में या रेफरेंस मेथड्स के तौर पर यूज होता है। आमतौर पर जो कॉमनली यूज मेथड है वो हमारे पास एंजाइमेटिक मेथड है, जिसके अंदर हम सबसे पहले यूरिया को कन्वर्ट करवाते हैं अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट्स आयन में, और उसके बाद अमोनियम के साथ अमोनियम आयन के साथ 2-ऑक्सोग्लूटारेट को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ GLDH। NaDH पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में, फिर हम रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NaDH पॉजिटिव को मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली एट 3 फोटो नैनोमीटर्स। स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट्स क्या है जी हमारे पास, यूरिया कंसंट्रेशन में बी मेजर्ड इन द प्लाज्मा, सीरम और यूरन, तीनों सैंपल्स पर हम इसको यूरिया लेवल को मेजर कर सकते हैं। इफ प्लाज्मा इज कलेक्टेड अमोनियम आयंस एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम फ्लोराइड मस्ट बी अवॉइडेड। सिट्रेट एंड फ्लोराइड इनहिबिट करते हैं यूरिएज को, तो अगर हमने प्लाज्मा लिया है तो वहां पर अगर उसके अंदर हाई लेवल सिट्रेट या सोडियम फ्लोराइड हुआ तो वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देंगे, जब एंजाइम की एक्टिविटी रुकेगी तो यूरिया प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अमोनियम आइंस में, तो वो हमारे इफेक्ट करेगा हमारे रिजल्ट्स को। अ नॉन हिमोलाइज सैंपल इज रिकमेंडेड, सैंपल हिमोलाइज नहीं होना चाहिए। यूरिया ससेप्टेबल है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के लिए, तो अगर हम स्पेसिमेन को तो कुछ टाइम के अंदर एनालिसिस उसका नहीं कर सकते तो फिर हमने उस सैंपल को रेफ्रिजरेटर में रखना है। टाइम यूरिन स्पेसिमेन शुड बी रेफ्रिजरेटेड ड्यूरिंग द कलेक्शन पीरियड। अगर 24 आवर्स की यूरिन जो कलेक्शन है अगर वो टाइम है 24 आवर्स का, तो फिर हमने जैसे ही यूरिन कलेक्ट करते जाना हमने साथ साथ उसको फ्रिज में रखते जाना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि आपने कंटेनर लिया, उसमें आपने यूरिन पास किया, फिर आपने फ्रिज में रख दिया, दोबारा आपने फ्रिज से निकाला, उसमें यूरिन पास किया, दोबारा फ्रिज में रख दिया। तो अगर आप यूरिया के लिए कलेक्शन कर रहे हैं यूरिन सैंपल की तो फिर आपने इस तरीके से करनी है। रेफरेंस इंटरवल्स की बात की जाए तो प्लाज्मा और सीरम में इसका लेवल होता है 6 to 20 मिलीग्राम्स पर DL, और यूरन 24 आवर्स में इसका लेवल होता है 12 to 20 ग्राम्स पर D। ठीक है, मिलीमोल्स में हमें याद करने की जरूरत नहीं है, एक में याद कर लें तो वो हमारे लिए काफी है। पैथोफिजियोलॉजी, कि भाई अब यूरिया का लेवल बढ़ेगा या कम होगा तो क्यों बढ़ेगा और क्यों कम होगा। एन एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड एज एजोटीमिया, and very high plasma urea concentration accompanied by the renal failure is called as uremia और यूरेमिक सिंड्रोम। अब यहाँ पर देख लें दो टर्म्स यूज हो रही हैं, ठीक है, और इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। अगर तो ब्लड के अंदर आपका यूरिया का लेवल ज्यादा हो रहा है तो वो कहलाएगा एजोटीमिया, और अगर प्लाज्मा के अंदर आपका यूरिया का लेवल बढ़ रहा है और रीनल फेलियर की वजह से तो वो कहलाएगा यूरेमिया। कंडीशन कॉजिंग इंक्रीज्ड प्लाज्मा यूरिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कॉजेज इनटू द थ्री मेन कैटेगरीज। तो यूरिया बढ़ने की जो बेसिकली कॉजेज हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरीज प्री रीनल हो सकती हैं, रीनल हो सकती हैं और पोस्ट रीनल हो सकती हैं। प्री रीनल का मतलब ऐसी कंडीशंस कि जिनके अंदर रीनल फेलियर नहीं है या रीनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई पीछे से कोई प्रॉब्लम है। रीनल मतलब किडनीज के अंदर कोई ऐसा मसला है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, कोई एब्जॉर्प्शन किसी किस्म का किडनीज में प्रॉब्लम है, यूरिया का लेवल बढ़ा आ रहा है, तो उसको हम रीनल क्लासिफिकेशन में रखेंगे। और पोस्ट रीनल जिसमें किडनीज के बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इंक्रीज कंसंट्रेशन प्रीनीनल की बात की जाए तो प्रीनीनल में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, शॉक, हेमरेज, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म और हाई प्रोटीन डाइट। रीनल की बात की जाए तो एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है, रीनल डिजीज हो सकती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है और ट्यूब्यूलर निक्रोसिस हो सकता है।
और पोस्ट रीनल की बात की जाए तो यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। डिक्रीज कंसंट्रेशन कब हो सकती है? प्रोटीन इनटेक कम हो गया, वॉमिटिंग और डायरिया है, लिवर डिजीज है और प्रेगनेंसी के केसेस। यहां पर आकर हमारा हो जाता है यूरिया कंप्लीट। ओके, सो यूरिक एसिड नेक्स्ट है जी, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड में भी हम सेम 6 पॉइंट्स के साथ चलेंगे। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल एप्लीकेशंस, एनालिटिकल मेथड्स, स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट्स, पैथोफिजियोलॉजी और फिर उसकी रेफरेंस पर। अब यूरिक एसिड बॉडी में कैसे बनेगा? यूरिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ कैटाबोलिज्म ऑफ द प्यूरिन्स न्यूक्लिक एसिड। अब प्यूरिन्स न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर बेसिस होती हैं, प्यूरिन्स और पेरिमिडीन्स। सो बेसिकली जो प्यूरिन बेसिस हैं उनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे पास यूरिक एसिड बनता है। Although it is filtered by the glomerulus and secreted by the distal tubules into the urine, most uric acid is reabsorbed in the proximal tubules and reused. Uric acid is relatively insoluble in the plasma. At high concentration, can be deposited in the joints and tissues, causing the painful inflammation. तो बेसिकली एक डिजीज होती है गाउट, उसके अंदर यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स बनती हैं। तो यूरिक एसिड आमतौर पे प्लाज्मा में इनसोल्यूबल होता है, और जैसे ही यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन अप टू स्पेसिफिक लेवल से ज्यादा जाती है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनने लग जाता है, और वो जाकर जॉइंट्स और टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, और वो कंडीशंस अपने फर्दर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज डिजीज है वो कॉज कर पाता है। अब हम देखते हैं उसकी डिटेल्स के बेसिकली यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कैसे हो रही है। प्यूरिन्स बेसिस सच एज एडेनिन और गवानीन from the breakdown of the ingested nucleic acid or from the tissue destruction are converted into uric acid primarily into the liver. So basically बॉडी का कोई भी टिश्यू है उसकी ब्रेकडाउन कर दी गई, या न्यूक्लिक एसिड जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसकी ब्रेकडाउन कर दी गई। वहां पर थी आपकी बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस थी। इन नाइट्रोजनस बेसिस में थी आपकी प्यूरिन बेसिस जिनके अंदर थी एडिनिन और गवानीन। जब इनकी ब्रेकडाउन कर दी गई तो इनको लाया गया लिवर में, और लिवर से इनको कन्वर्ट कर दिया गया यूरिक एसिड के अंदर। Then uric acid is transported in the plasma from the liver to the kidneys, where it is filtered by the glomerulus. Nearly all of the uric acid in the plasma is present as the monosodium urate. तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड की बायोकेमिस्ट्री की, तो हमने देखा कि सेल्स के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह की हो सकती हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। अब जो प्यूरिन्स है इनके अंदर होती हैं एडिनिन और गवानीन। टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुई या न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन हुई, उसके नतीजे में जो रिजल्ट प्रोडक्ट है वो लिवर के पास लेकर जाया जाता है और वहां से उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिक एसिड। देन यूरिक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिवर से किडनीज के पास, और वहां से उनकी फिल्ट्रेशन की जाती है ग्लोमेरुलस में। अब जो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा में जितना भी यूरिक एसिड प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मोनोसोडियम यूरेट एट द पीएच ऑफ द प्लाज्मा नियरली इक्वल्स टू 7.4। तो जो यूरेट है वो रिलेटिवली इनसोल्यूबल है, जो बेसिकली यूरिक एसिड है मोनोसोडियम यूरेट की फॉर्म में पड़ा हुआ वो इनसोल्यूबल है। और अगर ये कंसंट्रेशन 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा चली जाए और प्लाज्मा सैचुरेट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यूरेट के क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, और वो क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं टिश्यूज में। ठीक है, आई रिपीट अगेन कि जो हमारे पास जितना भी प्लाज्मा के अंदर यूरिक एसिड प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मोनोसोडियम यूरेट। ठीक है, प्लाज्मा की पीएच अगर 7 है तो वो सारा का सारा जो मोनोसोडियम यूरेट है वो रिलेटिवली इनसोल्यूबल है। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तो वो जो मोनोसोडियम यूरेट है वो क्रिस्टल्स बनाने लग पड़ता है, और वो क्रिस्टल जो है वो जाकर टिश्यू में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अगर एसिडिक पीएच हो इन एसिडिक यूरिन, अगर यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक हो 5.75 से नीचे आ जाए तो यूरिक एसिड इज द प्रीडोमिनेंट स्पीशीज एंड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स मे फॉर्म। सो ये डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के लैब में खड़े हुए हैं और वहां पर आप यूरिन की स्ट्रिपिंग करते हैं और वहां पर आपको यूरिन की जो पीएच है वो एसिडिक पीएच मिलती है, ठीक है, यूरिन के जो है पीएच उसकी लो आती है और वो 5.75 से कम होती है या 5 से नीचे जाती है, और उसके बाद जब आप माइक्रोस्कोपी करते हो और माइक्रोस्कोपी में आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं तो आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ यार यूरिन की पीएच चूंकि कम आई थी, 5-6 से कम आई थी, तो अब ये जो क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट, अब यूरिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है जी? यूरिक एसिड इज मेजर्ड टू कंफर्म डायग्नोसिस एंड मॉनिटर ट्रीटमेंट ऑफ द गाउट, to prevent uric acid nephropathy during the chemotherapeutic treatments, to assess inherited disorders of the purine metabolism, to detect kidney dysfunctions and to assist in the diagnosis of the renal calculi. ठीक है, सो बेसिकली सेम जिस तरह हमने यूरिया की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखी, यहाँ पर यूरिक एसिड की भी ये 5 पॉइंट्स हैं क्लिनिकली जो इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल मेथड्स, सबसे पहले यूरिक एसिड को के साथ यूरिक एसिड की करवाई जाती है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द यूरिकेज एंजाइम। तो यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है एलेंटोइन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो केमिकल मेथड क्या है कि हम यूज करते हैं फॉस्फोटंगस्टिक एसिड इन कार्बोनेट सॉल्यूशन, यूरिक एसिड के साथ डालते हैं फॉस्फोटंगस्टिक एसिड, ऑक्सीजन, इसके नतीजे में बनता है एलेंटोइन और टंगस्टन ब्लू और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड करके, एलेंटोइन की वैल्यू को फाइंड करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास यूरिक एसिड की क्या वैल्यू है। लेकिन जो एंजाइमेटिक मेथड है ये ज्यादा स्पेसिफिक है, इसके अंदर हम पहला स्टेप सेम करते हैं, एलेंटोइन, टंगस्टन ब्लू और कार्बन डाइऑक्साइड तक सेम स्टेप है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम H2O2 को रिएक्ट करवाते हैं इंडिकेटर डाई के साथ, और उसके नतीजे में जो कलर कंपाउंड बनता है उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली उस कलर की एब्जॉर्प्शन लेते हैं, ठीक है, कि कितना ज्यादा कलर आया, और फिर वो एब्जॉर्प्शन हम उसको मेजर करते हैं और उतना हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली देखा जाए तो रिएक्शन होने से पहले की एब्जॉर्बेंस ली जाती है, जब एक सिंपल स्पेसिमेन पड़ा हुआ है जिसके अंदर यूरिक एसिड है तो उसकी एब्जॉर्बेंस ली जाएगी लाइट की, और उसके बाद उसकी जो हम उसके अंदर पहला स्टेप करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे तो फिर हम उसकी दोबारा से एब्जॉर्बेंस लेंगे 293 नैनोमीटर पर, पहले भी 293, बाद में भी 293। तो जितना ज्यादा डिक्रीज आएगा हम कहेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल है। अदर मेथड्स, वंस अगेन वही मेथड है, आइसोटोपिक डाइल्यूशन मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और वही आप सिंपल उसके अंदर उसकी डिटेल में लिखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंट्स बनवाएंगे आयोनाइजेशन के बाद, और फिर उनकी क्वांटिफिकेशन करवाई जाएगी यूजिंग आइसोटोपिकली लेबल्ड कंपाउंड्स। स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो यूरिक एसिड में बी मेजर्ड इन द हेपरिनाइज्ड प्लाज्मा, सीरम और यूरिन। लाइपीमिया नहीं होना चाहिए। हाई बिलीरुबिन कंसंट्रेशन में फॉल्सली डिक्रीज रिजल्ट्स obtained by the peroxidase। तो एंजाइमेटिक मेथड यूज कर रहे हैं और बिलीरुबिन ज्यादा है तो वहां पर आपके पास फॉल्सली डिक्रीज रिजल्ट्स आ सकते हैं। यूरिक एसिड इज स्टेबल इन द प्लाज्मा और सीरम आफ्टर रेड ब्लड सेल्स हैव बीन रिमूव्ड। सीरम प्लाज्मा may be restored refrigerated for 3 to 5 days। EDTA or fluoride additives should not be used for the specimen that will be tested by the uricase method। और यूरिन कलेक्शन मस्ट बी अल्कलाइन। रेफरेंस वैल्यूज देखी जाएं तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मिलीग्राम्स पर डीएल वाली याद कर लें तो काफी है। मेल में 3.5 से 7.2 मिलीग्राम्स पर डीएल, फीमेल में 2.6 से 6.0, चिल्ड्रंस में 2.0 से 5.5, और अडल्ट में अगर यूरिन की बात की जाए तो 250 से 750 मिलीग्राम्स पर डीएल। लास्ट हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं इंक्रीज कंडीशन किन किन में हो सकती है और डिक्रीज कंडीशंस क्या। इंक्रीज कंडीशंस की बात की जाए तो हमारे पास गाउट है, उसके अलावा माइक्रोप्रोलिफरेटिव डिजीजेस हो सकती हैं कि जिनके अंदर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हिमोलिटिक और प्रोलिफरेटिव प्रोसेसेस हो सकती हैं, प्यूरिन रिच डाइट हो सकती है, इंक्रीज टिश्यू कैटाबॉलिज्म और स्टार्वेशन। देन हमारे पास एंजाइम डेफिशिएंसीज के बहुत सारे केसेस आती हैं। ये डिजीजेस आगे चल के हम जो हमारी आएंगी लिवर की और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें हम देखेंगे। फिलहाल आप लोग सिर्फ इसके नाम को याद रखो। लिश्नेहान सिंड्रोम है जिसके अंदर हाइपोजेंथीन गवानीन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है। ये डिजीज हम एलएफटीज के चैप्टर में पढ़ेंगे। लिश्नेहान सिंड्रोम जो है ये वहां पर देखेंगे और इस एंजाइम की भी प्रॉपर डेफिशिएंसी को देखेंगे कि क्या कौन सा एंजाइम है, क्या फंक्शन है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेजर कंसर्न हमारा डेफिशिएंसी से होना चाहिए। नेक्स्ट है जी फोस्फोराइबोसाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी, फिर है जी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी, और देन है हमारे पास फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आल्डोडेज की डेफिशिएंसी। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, लैक्टिक एसिडोसिस, क्रोनिक रीनल डिजीज, ड्रग्स एंड पॉइजन्स, इन सारी की सारी कंडीशंस में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। डिक्रीज कंडीशंस की बात की जाए तो लिवर डिजीज, डिफेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फैंकनी सिंड्रोम भी कहा जाता है, कीमोथेरेपी या ओवर ट्रीटमेंट विद द एलोप्यूरिनोल। सो ये है वो कंडीशंस के जिनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज हो सकता है।